नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी का मॉक मैंने सीबीटी 1 एएलपी सीबीटी 1 से पहले दिया था। उसके बाद में ग्रुप डी का मॉक दिया ही नहीं। तो मैंने आज ग्रुप डी का मॉक दिया, उसमें मेरा कितना स्कोर रहा। साइंस में काफ़ी अच्छी तरीके से हम बात करने वाले, प्रत्येक क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कौन सा क्वेश्चंस मेरा गलत हुआ है, कौन से क्वेश्चंस मेरे सही है, कितनी मेरी एक्यूरेसी रही है, कितनी परसेंटाइल है, कितनी एक्यूरेसी है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और किस प्रकार से मैंने पढ़ाई की है साइंस की, किस प्रकार से मेरा अच्छा स्कोर होता है। अगर आप भी एग्जाम में इतना स्कोर कर लेते जितना मेरा आज हुआ है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना इस विश्वास और इस दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं टाइम को नहीं गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं PYQ 29 RRB ग्रुप डी का जो मॉक है वो दिया है मैंने। और यहाँ पे कोई री अटेम्प्ट भी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई मैंने री अटेम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद में आप यहाँ पे मेरी रैंक देख सकते हैं, 61 है 6347 में से। उसके बाद में मेरा स्कोर आप देख सकते हैं 24 हुआ है 25 में से। उसके बाद में एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं 13.88 का है, बेस्ट स्कोर 25 का है। फिर उसके बाद में आप परसेंटाइल की बात कर लेते हैं, तो परसेंटाइल हमारे आई है 99.06 की। तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन परसेंटाइल मुझे देखने को मिली है। तो उसके बाद में हम एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। एक्यूरेसी मेरी 100% की है, मतलब जो 24 क्वेश्चंस मैंने किए हैं वही मैंने अटैम्प्ट किए। मतलब जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं आया वो अनअटेम्प्ट हुआ है मेरा, मतलब गलत एक भी नहीं हुआ है। इस प्रकार से एक्यूरेसी का मतलब यह है कि मेरा क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं हुआ है अगर मेरी 100% एक्यूरेसी है तो। और उसके बाद में आप करेक्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं 24। उसके बाद में इनकरेक्ट हुए मेरे 0 और अनअटेम्प्ट हुआ मेरा 1। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिटेल वाइज देख लेते हैं। जो यहाँ पे हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही था। फिर उसके बाद में निम्न में से कौन सी जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है जो रक्त दाब के उपचार के लिए उपयोग होती है? तो ये क्वेश्चंस मैंने पहले पढ़ रखा था। यहाँ पे सर्पगंधा है, ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से मुझे याद भी था। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं, बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ पे स्थित होता है? तो जिसने भी पढ़ा होगा तो उसे अच्छे तरीके से पता होगा, बोमेन संपुट हमारी जो बर्क है वो किडनी है उसमें मौजूद होता है। तो ये भी हमारा सही है। फिर उसके बाद में यौवनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन किसके कारण होता है? क्योंकि जिस प्रकार से यौवनारंभ हमारे शरीर में स्टार्ट होता है, तो फिर हमारा शरीर का विकास है जो धीरे धीरे होने लगता है। तो इससे हमारा जो स्वर यंत्र है यहाँ पे, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, तो वो बड़ा होने लगता है। और जिस प्रकार से वो बड़ा होने लगता है उसी प्रकार से हमारी आवाज़ भी थोड़ी गहरी, थोड़ी मोटी टाइप की होने लग जाती है। तो इसका आंसर है फोर्थ। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्राकृतिक राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ की संरचना क्या है? प्राकृतिक राइबोसोम की उप इकाइयों की संरचना क्या है? तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, 50 से 30 है। यहाँ पे मुझे अच्छे तरीके से याद है क्योंकि जब मैंने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को याद कर रखा था। फिर उसके बाद में हम चलते हैं, पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित हो जाता है? तो फल में अगर विकसित होगा तो बीजांड नहीं हो सकता, पंखुड़ी नहीं हो सकती, इस तरीके से नहीं हो सकता, अंडाशय होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में हम ये क्वेश्चन है जो मेरे इसको हुआ था और मुझे आता भी नहीं था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछ रहा है क्या है। तो इस वजह से मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इसको। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। इसमें फोर्थ ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं। जाइलम में कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और पादपों में जल व खनिज की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये मेरे से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है, तो अनअटेम्प्ट हो गया। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखलित गुण दर्शाता है? तो कार्बन की तरह श्रृंखलित गुण दर्शाता है, वो है हमारा सिलिकॉन। तो ये भी मुझे अच्छे तरीके से याद था। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, निम्न में से नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो कथन हमारा एक है, भोजन को वायु रोधी डिब्बे में रखने से ऑक्सीजन को धीमा करने में सहायता मिलती है। और दूसरा है कथन, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर बैग में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये सेकंड वाला कथन हमारा गलत है। तो केवल कथन एक सही है और कथन दो गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो चिप्स वाला पैकेट होता है उसमें ऑक्सीजन का नहीं, उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन एक ठंडी गैस होती है
जो उन चीज़ों को खराब होने से बचा। फिर अगले क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या बनाता है, तो सोडियम एसीटेट बनाता है। तो ये भी, तो ये एक अभिक्रिया वाला सवाल है, तो ये तो आपको अभिक्रिया आनी चाहिए। फिर उसके बाद में जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, सब जितने भी स्टूडेंट है सबसे आता होगा मेरे हिसाब से, दावन सोडे का। तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। तो किसी भी कार्बन यौगिक में क्रियात्मक समूह किसको प्रदर्शित करते हैं, तो कार्बन श्रृंखला की प्रकृति, इसके रासायनिक गुण, कार्बन श्रृंखला की लंबाई, इसका आणविक द्रव्यमान। तो इसमें है इसका रासायनिक गुण। तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जो हम पढ़ भी लेते हैं ना, तब भी हमें याद नहीं रहते। ये हमारे जो मतलब हमें अच्छे तरीके से, जब हमारा बेसिक कंप्लीट होगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तब जाके ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि क्योंकि इनमें मेरा टाइम आप देख सकते हैं 1 मिनट 9 सेकंड का लगा है, तो कहीं ना कहीं मैंने सोच समझ के अच्छे तरीके से फिर इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न विशेषताओं का मिलान कीजिए। तो इसमें आवर्त सारणी की कुल संख्या, मतलब इसमें आवर्तों की कुल संख्या, एक तो मैंने ये मिलाया, सेकंड वाला तो 2 मतलब 7 है, तो इसमें सेकंड वाले में डी होना चाहिए, सेकंड वाले में डी होना चाहिए। तो हमारा सेकंड वाले में डी होना चाहिए। तो इसमें एक ही ऑप्शन है फोर्थ वाला, तो इजीली मिल जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में किसी समूह के नीचे की ओर बढ़ने पर क्षारीय ऑक्साइड के बनने की प्रवृत्ति। तो अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, नीचे की ओर बढ़ने पर, हाँ, तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड प्रवृत्ति बढ़ती है, तो यहाँ पे बढ़ती हैं अच्छे तरीके से। ये तो एक आवर्त सारणी अगर आपने पढ़ी होगी तो अच्छे तरीके से आपको याद भी होगा, क्योंकि नॉर्मल सवाल है, इतना हार्ड सवाल नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कथन एक, लिटमस लिटमस बैंग लिटमस बिलियन बैंगनी रंग का रंजक है जो थैलोफाइटा समूह पादप लाइकेन से निकाला जाता है। तो पहला सही है। फिर उसके बाद में कथन 2, लाल पत्ता गोभी के पत्ते हल्दी और फूलोज रंगों के पंखुड़े प्राकृतिक पदार्थ है जो किसी बिलियन को अम्ल व क्षार की उपस्थिति का संकेत देते हैं। बिल्कुल दोनों सही है। तो ये तो हमारा सॉल्व करने वाला सवाल है, तो आप सभी को बताया कर सकते हैं हम सॉल्व इसे। और उसके बाद में फिर फिजिक्स वाला सवाल है, तो इसको भी सॉल्व करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। 10 ओम इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद में ये भी हमारा फिजिक्स का सवाल है, तो यहाँ पे 0.8 ओम आएगा। फिर उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान एक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी आप याद कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा होगा मेरे हिसाब से, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दे रखा है, बट इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं। फिर उसके बाद में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल रंग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश से लगभग 0.8 गुना अधिक होती है, और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो सूक्ष्म कण लाल रंग की तुलना में नीले प्रकाश से अधिक तीव्रता। तो इसमें हमारा होगा ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद में वायुमंडल की उपस्थिति में, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग हमेशा काला दिखाई देगा। ये तो सभी को याद होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 74% ने करेक्ट आंसर दे रखा है। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, निम्न में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें बिंब को फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर ये तो नहीं हो सकता, बिंब को अनंत पर रखने से हाँ ये हो सकता है, बिंब को फोकस पे रखने से हाँ ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 और 3 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा दर्पण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में जूल, जूल में क्या मापा जाता है, तो जूल में हमें ऊर्जा मापी जाती है, और क्या, ये तो सीधा सवाल है बिल्कुल। फिर उसके बाद में रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और हमने अच्छे तरीके से इनका एनालिसिस भी किया, और देखा आपने कि मुझसे एकमात्र क्वेश्चंस नहीं आए, तो आपने देखा भी है काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से बताया। इसमें एकमात्र क्वेश्चंस मेरे से नहीं आया था, बाकी सारे क्वेश्चंस ईजी थे, थोड़े अच्छे भी थे, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रुप डी का PYQ क्वेश्चंस है, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, आप सभी को पता है। तो अगर आप भी इतना स्कोर करते हैं तो ईजिली आप पेपर को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। और जिस प्रकार से मैंने बताया आपको एनसीईआरटी के बारे में, उसको अगर आप पढ़ते हैं
तो अच्छे तरीके से आप इतना स्कोर आप आराम से गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पर। निकले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।